राधे राधे प्यारे बच्चों। तो अपना जो बीएससी एग्रीकल्चर का सेकंड सेमेस्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, या मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसकी जो अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी जो नया सिलेबस है, इसी साल का जो नया सेशन हमने स्टार्ट किया है, उसमें ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी है बेटा। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हमने देखा था, इंपोर्टेंस और स्कोप इसका देखा था। सेकंड क्लास में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विथ स्पेशल इंडियन जो साइंटिस्ट है उनका रेफरेंस वर्क हमने देखा था, जिसमें हमने आयरलैंड का अकाल, बंगाल का अकाल, ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पहले जाके वो देख लें। और जो चैनल के पेज पे नए हैं वो और क्लासेस भी आपकी अदर सब्जेक्ट्स की भी रेगुलर क्लासेस हो रही है, विजिट करें। आज जो अपनी क्लास है बेटा प्लांट पैथोलॉजी की थर्ड क्लास है, तो बिना टाइम खराब करे चालू करते हैं, शुरू करते हैं क्लास। तो आज की जो क्लास है अपनी कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, या मैं कह सकता हूं टर्मिनोलॉजी, जो मूलभूत चीजें हैं जो आज की क्लास में ही अपन सीखेंगे। और आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये पैथोलॉजी का देखो फर्स्ट कोर्स चल रहा है आपके मेरे बच्चा। और फर्स्ट कोर्स का मतलब है कि 12वीं पास होने के बाद पहली बार आप प्लांट पैथोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो रहे हो। तो आगे तक हो सकता है आप मास्टर्स प्लांट पैथोलॉजी से करो, मेरी मास्टर्स प्लांट पैथोलॉजी से, एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं आप मास्टर्स प्लांट पैथोलॉजी से करो, पीएचडी करो, या पैथोलॉजी को आगे डब्ल्यू किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे प्री पीजी। जो ये आज की क्लास में जो मैं वर्ड बता रहा हूं वो जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन फ्यूचर आप प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं शुरू से चालू कर रहा हूं बेटा, एक बार रिवाइज कर रहा हूं जल्दी से। तो देखो प्लांट पैथोलॉजी, इसको अपन फाइटोपैथोलॉजी भी बोल सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को अपन क्या बोल सकते हैं, फाइटोपैथोलॉजी भी अपन बोल सकते हैं मेरे बच्चा। अब बात कर लें सबसे पहले इसके फादर की, फिर बात करेंगे वर्ड की। तो प्लांट पैथोलॉजी को मतलब पादप रोग विज्ञान। जिसने 2 क्लासें देखी उसको पूरा समझ में आया, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि याद हो जाए बेटा। पादप रोग विज्ञान अपन क्या कहेंगे, इसको पादप रोग विज्ञान कहेंगे। अगर इसके जनक की बात करूं मैं फादर की, तो वर्ल्ड के अंदर कौन है, विश्व के अंदर पादप रोग विज्ञान का जनक, या मैं कहूं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, वो कौन है, एंटोन डिबेरी। कौन है बेटा, एंटोन डिबेरी। कौन है मेरे बच्चा, एंटोन डिबेरी। मेरे सारे जो भाई हैं उनको याद है ये चीज पहले से, एंटोन डी बेरी, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास में इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था, प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी। बाद में अगर मैं बात करूं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो वो कौन है मेरे बच्चा, ईजे बटलर है। कौन है प्यारे, ईजे बटलर। कौन है बेटा, ईजे बटलर। बात करूं प्लांट पैथोलॉजी का जनक विश्व के अंदर तो कौन है, एंटोन डी बेरी। और मैं बात करूं बेटा भारत में तो वो कौन है, ईजे बटलर है। कौन है, ईजे बटलर है। अब बात करते हैं माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का ही एक पार्ट है। देखो मैं 2 क्लासें थी उनमें बिल्कुल जीरो से पढ़ा दिया, अभी अपन आगे का पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। माइकोलॉजी क्या होता है, कवक विज्ञान जिसको अपन कह सकते हैं। माइकोलॉजी को अपन फंजाई, स्टडी ऑफ फंगी या फंजी जिसको अपन कहते हैं, और इसका मतलब होता है कवक। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन, जैसे बैक्टीरियोलॉजी होगी जीवाणुओं का अध्ययन, निमेटोलॉजी होगी सूत्रकृमियों का अध्ययन, वायरोलॉजी हो गई, वो क्या है इसके ब्रांचेस है, जैसे जैसे डीपली जाएंगे। पर अपने पास 2 मेजर आती है अपने पास, कौन कौन सी, एक तो 3 आती है सॉरी। सबसे पहले तो माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, क्योंकि जैसे अपनी फंडामेंटल एंड होती है अपन सबसे पहले कवक, बैक्टीरिया और वायरस, 3 चीज आपके सिलेबस में मेंशन है बेटा, और तीनों चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो माइकोलॉजी का मतलब होता है बेटा क्या, स्टडी ऑफ फंजाई या कवकों का अध्ययन करते हैं। अब बात करूं अगर मैं इसकी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पीए माइकेली। वर्ल्ड के अंदर तो कौन है, पीए माइकेली। और भारत में कौन है, ईजे बटलर। याद रहेगा, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया ईजे बटलर, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया ईजे बटलर, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन द वर्ल्ड एंटोन डी बेरी, और फादर ऑफ माइकोलॉजी इन द वर्ल्ड पीए माइकेली। ये तो बात हो गई यहां तक अपनी। और मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसका जनक कौन है बेटा, जूलियस स्कूल है। कौन है, जूलियस स्कूल है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, फिर अपना अपना टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो थर्ड लेक्चर है उस पे अभी आए नहीं है, इस पेज के बाद में आएंगे। थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बस रिवाइज करवा रहा हूं बेटा आपको एक बार, ये चीजें पहले ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है। एक सेकेंड, हाँ अब देख लेते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी। देखो प्लांट पैथोलॉजी क्या है, मैंने बताया था जिनके पीछे वाई लगा हुआ है वो कौन सी भाषा के है मेरे बेटा, ग्रीक भाषा के है। जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो लैटिन भाषा के है मेरे प्यारे। तो ये काय से वाई लगा हुआ है, जैसे मेटेरियोलॉजी, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ठीक है, वो किसके हो गए, पीछे वाई आ गया, मतलब क्या हो गया, ग्रीक।
तो 3 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज पैथोलॉजी, पादप रोगों के बारे में अध्ययन करना। ये शब्द का मतलब देख लो, 3 शब्द। पहला शब्द है फाइटोन। पहला शब्द है कौन सा? फाइटोन। फाइटोन हिंदी में भी लिख देता हूं, अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है PHYTON, फाइटोन। और फाइटोन का मतलब होता है बेटा पौधा। मैं ये चीज समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा, कि प्लांट पैथोलॉजी जो है उसके पीछे वाई है, इट मींस ये अपनी ट्रिक काम कर रही है, ग्रीक लैंग्वेज का है। और ग्रीक लैंग्वेज में भी 3 शब्द हैं, वो मिलकर इसको बनाए हैं। तो पहला शब्द है फाइटोन। फाइटोन का मतलब होता है बेटा पौधा या प्लांट, ठीक है। दूसरा है पैथोस, PATHOS। पैथोस का मतलब होता है ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स, ऐसा कोई भी सफरिंग या ऐसी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल स्थिति, असामान्य स्थिति जो किसमें हो रही है? प्लांट के अंदर हो रही है। किसमें हो रही है बेटा? प्लांट के अंदर हो रही है। और लोगस का आप सबको पता ही है, टू स्टडी। लोगस का मतलब आपको सबको पता ही है क्या? टू स्टडी। तो इससे क्या समझ में आया कि एक पौधा है और पौधे के अंदर जो भी एबनॉर्मल कंडीशन हो रही है, बोले तो असामान्यता, असामान्यता जो हो रही है उसकी क्या कर रहे हैं अपन? टू स्टडी, मतलब अध्ययन कर रहे हैं। यही क्या मतलब है बेटा? आपके प्लांट पैथोलॉजी शब्द का अर्थ होता है कि पौधे के अंदर जो कोई असामान्यता, कोई सफरिंग, कोई व्याधि, कोई कॉन्सिनेंस या फिर कोई चीज अलग से एलिमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, वो हो रहा है, तो उसकी स्टडी को ही प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। दैट्स क्लियर। ये एक ग्रीक शब्द है। ये तो चीज हो गई जनक की और शब्द की। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की। देखो, पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की भी मैं कह सकता हूं, या फिर इसको मैं बायोलॉजी की ब्रांच भी कह सकता हूं। कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान या बोटनी, बोटनी भी कह सकते हैं क्योंकि प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जीव विज्ञान इसलिए कह सकते हैं कि रोग फैलाने वाले तो क्या है? जीव ही तो हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस पे कुछ भी शब्द सुटेबल हो सकता है कि पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? एक बोटनी की शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? पादप रोगों के कारकों। अब देखना बेटा, 3 चीज इसमें आएगी डेफिनेशन में, और उन 3 शब्द को लेके ही अपन आगे बढ़ेंगे, जिसमें पादप रोगों के कारकों, जो पादप का रोग है उसको जो फैलाने वाला जो कारक है उसको क्या बोलते हैं अपन? फैक्टर जिसको बोलते हैं, पैथोजन जिसको बोलते हैं। आज की क्लास में यही पढ़ेंगे, पर अभी मैं सीधी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि पादप रोगों के जो कारक हैं, पादप रोग हो किसकी वजह से रहा है, मैं ये कह सकता हूं वजह, रीजन जो है उनके बारे में, फैक्टर्स लाइक पैथोजन, वह उनकी हेतु की का मतलब होता है बेटा ईटियोलॉजी। पहली चीज तो ये मेरा पौधा है, पहले शब्द का मतलब तो ये हो गया। और इसमें डेफिनेशन में मैं बता रहा हूं कि इस पे कोई रोग लग रहा है, वो रोग किसकी वजह से लग रहा है? वजह या कारक। एक तो कारक के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरा क्या करेंगे मेरे बेटा, इसमें कारक के अलावा अपन क्या स्टडी करेंगे? इस कारक का क्या प्रोसेस है, ये कैसे तो पौधे के पास पहुंचा, क्यों पहुंचा, किसने पहुंचाया, और पहुंच के क्या किया इसने, वो सारी चीज किसमें आती है? इसकी हेतु की या ईटियोलॉजी। ये जो था, ये चाहे वायरस था, कोई भी था, पहले तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई तू है कौन, कहां से आया, किधर को जाएगा, पागल पैथोजन पौधे को मरवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ के अपने को ये मालूम हो गया कि हाँ ये भाई रामदयाल है। अब ये बात करेंगे कि रामदयाल इस पौधे तक पहुंचा कैसे, और पहुंच के इसने कैसे इन्फेक्शन किया, क्या चीजें की, क्या इफेक्ट किया, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ईटियोलॉजी बोलेंगे। इसका प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। और प्रोसेस होने के बाद जब इसमें वो रोग लगा दिया, जो एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसको मैं क्या कहूंगा? रोग कहूंगा। अब रोग तो लग गया भाई, है लग गया, अब क्या करूं? तो रोग से जितना इफेक्ट हुआ जो हार्मफुल, देखो हेतु की प्रोसेस तथा उनसे होने वाली हानि। अब रोग लग गया, ये भाई साहब यहाँ से कौन था पता नहीं, पता चला, फिर ये पता चला कैसे आया, यहाँ पे आ गए, यहाँ आके इसको क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या प्रोसेस रही, उसको ईटियोलॉजी बोलेंगे। फिर रोग लग गया, उसको बोलेंगे हार्मफुल, हानि, इसने क्या क्या हानि करी वो पढ़ेंगे अपन, कि यार तूने तो ये प्रोडक्शन घटा दिया, क्वालिटी घटा दी, यार ये गलत बात है, व्यवहार के अंदर तू ऐसे कर रहा है, वो देख अच्छी बातें नहीं है ना, ये बोलेंगे इसको। पर अब इसको बोलेंगे भाई जो नुकसान कर दिया है तू, तो तेरे को रख तो नहीं सकते, तेरे को भगाएंगे, तो इसको भगाएंगे, और जो नुकसान हो गया उसका क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे बेटा, क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। देखो 3 ही शब्द इसमें, पादप रोग विज्ञान के अंदर 3 ही शब्द बेटा। एक तो है पैथोजन या रोग फैलाने वाला कारक, दूसरा है मेरे बच्चा क्या? उसकी ईटियोलॉजी, उसकी प्रोसेस, तीसरा है मेरा बेटा क्या? उससे होने वाली हानि, लॉसेस, उससे होने वाली हानि, और चौथा है बेटा क्या? उसका मैनेजमेंट। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 4 शब्द, कि एक तो रोग फैलाने वाला कारक, दूसरा रोग फैलाने की प्रोसेस,
तीसरा रोग फैलाने के बाद की हानि, और चौथा बेटा उसका मैनेजमेंट या उसका नियंत्रण या उसका कंट्रोल। इन चार चीजों को जब अपन पढ़ते हैं, यही क्या कहलाती है, पूरी पैथोलॉजी कहलाती है बेटा। मेरे बच्चा क्या कहलाती है, आपकी पैथोलॉजी कहलाती है। देख लो डेफिनेशन, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज का मतलब करने वाला, उसकी ईटियोलॉजी, उसके हार्म्स, ईटियोलॉजी मतलब प्रोसेस पूरी, कौन फैला रहा है वो कॉज, और हार्म्स कॉजेज बाय डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, उनका मैनेजमेंट, वो क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, डेफिनेशन देख लेना प्यारे। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, ईटियोलॉजी, हार्म्स कॉजेज बाय डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं आज वाले टॉपिक पे। इतना सा बताना मेरे को लगा कि जरूरी है, हो सकता है और कोई कहाँ से पढ़ रहे हो वो बार बार नहीं बताते हैं, वो उनकी प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, पर मुझे जैसा अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ बेटा कि मैं सामने बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ और मेरे को कोई टीचर कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, मैं उस लेवल तक समझाता हूँ, उस लेवल तक पढ़ाता हूँ। फिर भी किसी बच्चे के मेरे जैसा मोटा दिमाग जिसके नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करना, उनका भी इलाज बताऊंगा। ये क्लासें मैंने लास्ट ईयर भी ली थी बहुत अच्छे से, तो वो क्लासें देख लेना, उनमें मैं अलग तरीके से पढ़ाया हूँ, इसमें थोड़ा अलग तरीके से। तो जैसे समझ में आए, जहां से समझ में आए पढ़ो। एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितना आपको याद रह रहा है, कितना अंडरस्टैंड आप कर रहे हो बेटा। अपने लेक्चर पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे, टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। अब मैं चीजें समझाऊंगा, क्योंकि लिखी हुई माल जो है ना आपके पास वो कम नहीं है, लिखा हुआ मैटर कम नहीं है। समझने की कोशिश करना, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस परिवार से जुड़े हो ना, इस परिवार का सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन को इजी वे में आपको समझाना। सबसे पहले इतनी देर आ रही है कि रोग फैलाने वाला कारक, रोग 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 रोग, पादप रोग रोग, पादप रोग विज्ञान, तो पहले यही देख लेते हैं कि रोग होता क्या है। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है मेरे बेटा। जब भी रोग लगा है, चाहे वो मनुष्य के लगा हो, चाहे पौधे के लगा हो, चाहे डॉक्टर वाला रोग लगा हो, या प्रेम रोग लगा हो बेटा, प्रेम रोग लगा हो, चाहे शारीरिक रोग लगा हो, चाहे मानसिक रोग लगा हो, कोई सा भी रोग लगा हो, रोग से कभी भी लाभ नहीं हुआ है, रोग से हमेशा हानि हुई है, रोग से हमेशा लॉस ही हुआ है बेटा। और रोग का हमेशा अपने को इलाज करना ही पड़ता है, नहीं तो वो चाहे पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे प्यार हो, चाहे प्रेम हो, खत्म कर देता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली यही चीज कि रोग या डिजीज जो होता है, जिसको व्याधि में कह सकता हूं, ये एक हानिकारक प्रक्रम है। ये क्या है, एक हानिकारक प्रक्रम है जो कि लगातार होने वाली उत्तेजना, कॉन्सिनेंस, लगातार होने वाली उत्तेजना, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं बेटा। लगातार होने वाली उत्तेजना या कॉन्सिनेंस के कारण होता है, जिसके अंतर्गत पादप पर हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होता है, पादप पादप पर हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि पौधे की सामान्य जैविक क्रियाओं में होने वाली असामान्यताएं या माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। ये क्या है, रोग क्या है, एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। मेरे को तो ये बताओ, प्लांट को मारो गोली, इस टाइम आप हो सामने या मैं हूं, मेरे को छोटा सा भी रोग हो रहा है, छींके आ रही है, नाक बह रहा है, आंख में जलन हो रही है, तो सबसे पहले मैंने बताया हार्मफुल है। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, तो ये मेरा नुकसान ही करेगा, मेरे को लाभ नहीं करेगा। दूसरी लाइन देखो, लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, लगातार मेरी आंख में कुछ चुभ रहा है, कॉन्सिनेंस हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअस, बार बार, एक बार कोई अंगुली कर रहा है कुछ नहीं हो रहा, बार बार मेरे दर्द हो रही है, आंख में ऐसे चुभ रही है, चुभ रही है, चुभ रही है, तो उसके कारण उत्पन्न होता है रोग। दूसरी बात देखो, जिसके अंतर्गत पादप पर हानिकारक और पीड़ादायक लक्षण, पादप गया अभी कौन है, वीर विकास, तो इसके कारण क्या होगा, मेरे ऊपर हानिकारक, मेरी आंख को हानि पहुंचा रहे हैं, और पीड़ादायक, दर्ददायक मेरे लक्षण प्रकट होंगे। मैं ऐसे मुड़कूंगा इधर उधर है, ऐसे करूंगा, बार बार मेरा जो तौलिया है उससे मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, कुछ भी करूंगा, ऐसे करके ऐसे करूंगा, तो ये क्या है, पीड़ादायक लक्षण है बेटा। लक्षण होंगे, उसी को क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। या फिर दूसरी डेफिनेशन देखो, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, अभी हिंदी में समझा रहा हूं, रोग की डेफिनेशन देखना। पौधे की सामान्य जैविक क्रियाओं में होने वाली असामान्यताएं, पौधे की, अब पौधे को मारो गोली, मैं हूं, मेरे से समझ लो तो पौधा भी समझ में आ जाएगा, मैं हूं, मेरी आंख बार बार दर्द कर रही है, तो क्या मैं सामान्य जो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा हूं, जैसे अभी पढ़ा पा रहा हूं उछल उछल के, वैसे पढ़ा पाऊंगा, नहीं बेटा। तो मैं तो पढ़ाना हो गया, मेरी एक्टिविटी है। पौधे की क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, भोजन बनाना। पौधे के अंदर पत्ती के ऊपर कोई आके रोग लग गया, पत्ती पे जलने लग गई, छेद हो गए, तो क्या पत्ती जैसे सामान्य रूप से वर्क कर रही थी वैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। जैसे मेरे दर्द होता है, आपके दर्द होता है, कुत्ते बिल्ली के दर्द होता है, वैसे पौधों के भी दर्द होता है, बस कहते नहीं है।
जब ये कोई प्लांट है, सपोज दैट, अभी मैं प्लांट लाया नहीं, आज कल वाली क्लास में प्लांट लाके समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये कोई प्लांट है मेरे बेटा, इस पे कोई भी चींटी, कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी फंगी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी निमेटोड आ रहा है, इस पे वो अटैक कर रहा है। पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि ये है कौन अटैक करने वाला, फिर दूसरा ये आके अटैक कैसे कर रहा है, अटैक करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के बाद में जब इसको नुकसान पहुंचा दिया, इसके बेचारे के दर्द कर दिया, पीड़ादायक लक्षण इसको दे दिए, इसकी जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको इसने चेंज कर दिया, इसके काम ये ढंग से नहीं कर पा रहा, इसके बार बार कॉन्सिनेंस कर रहा है, वो दर्द हो रहा है, उस प्रोसेस को पढ़ूंगा, उस प्रोसेस के बाद में इससे मैं क्या हानि हुई वो पढ़ूंगा, और फिर इसको पकड़ के वापस कैसे भगाऊं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पढ़ूंगा, उसको प्लांट पैथोलॉजी कहेंगे। रोग क्या है, देखो ये प्लांट है, कोई भी आया इसके ऊपर, इसमें आएगा तो देखो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, और आएगा तो हानिकारक इफेक्ट ही करेगा, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है मेरे बेटा। उसके बाद में मैंने पढ़ा कि पीड़ादायक लक्षण, इस पौधे की पत्ती को काटेगा, ये इस पे डंक मारेगा, कुछ भी करेगा ना, पौधे के बहुत दर्द होता है, बस वो चिल्लाता नहीं है, आप सुनते नहीं हो, चिल्लाता है, मैं तो सुनता हूं, है ना। तो ये हो गया। और वो प्रकार, ये अब इसको अंग्रेजी में देख लो बिल्कुल शॉर्ट में, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी पौधे में एबनॉर्मल, ये प्लांट है बेटा, ये नॉर्मल है, ये प्लांट है वो क्या है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, असामान्य स्थिति आई है, किसके कारण हो सकता है वो, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक, बायोटिक का मतलब जैविक मेरे बच्चा, क्या मेरे काना, मेरे बेटा, बायोटिक का मतलब क्या होता है, जैविक होता है, और एबायोटिक का मतलब अजैविक होता है मेरे बेटा। और जैविक में कौन सी चीजें आती है, जितनी भी इंफेक्शन फैलाने वाली चीजें हैं, जो लिविंग सेल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव है, जो सजीव है बेटा, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई चिड़िया है, चाहे कोई कीट है, चाहे कोई चींटी है, वो सारे क्या है, जैविक है बेटा, क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है। तो किसी बायोटिक और एबायोटिक में क्या आते हैं बेटा, कोई भी प्रकाश, तापमान, नमी, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, ये सारी किस में आते हैं, एबायोटिक में। जो कौन से होते हैं बेटा, जो नॉन लिविंग होते हैं, कौन से होते हैं मेरे बच्चा, नॉन लिविंग होते हैं। तो समझ गए, या तो लिविंग या नॉन लिविंग, या तो सजीव या निर्जीव, इन दोनों में किसी भी कारण अगर पौधे के अंदर कुछ असामान्यता, एबनॉर्मल कंडीशन आती है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, रोग कहूंगा बेटा। अब एक चीज मेरी यहां से ये भी क्लियर हुई कि रोग दो चीजों से फैल सकता है, किस किस से मेरे बच्चा, एक तो बायोटिक फैक्टर से और एक एबायोटिक फैक्टर से फैल सकता है मेरे बच्चा। ये तो हो गई अपने रोग की डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन अपन देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। डिजीज के बाद में एक शब्द आता है डिसऑर्डर। 11वीं 12वीं में खूब पढ़ा है कि फलाने कैल्शियम की कमी से यह डिसऑर्डर हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी से यह डिसऑर्डर हो जाता है, तापमान की वजह से यह डिसऑर्डर हो जाता है, ऑक्सीजन की अधिकता, मोलिब्डेनम की कमी, ये रोग हमने पढ़े हैं बेटा। तो एक चीज बताना, वहां पे रोग यूज नहीं करते अपन, यूज करते हैं डिसऑर्डर या दैहिक विकार। क्या रीजन है, इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ रीजन देखना। दैहिक विकार क्या होता है, डिजीज कॉजेज बाय नॉन इन्फेक्शियस और एबायोटिक एजेंट्स, या नॉन लिविंग, उसको क्या कहेंगे, डिसऑर्डर कहेंगे बेटा। आप समझना बेटा, बहुत दमदार चीज समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। ये एक पौधा है बेटा, ये एक पौधा है, इस पे कोई रोग लग रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है, वो हो रही है किसी लिविंग के कारण, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण, किसी इंफेक्शियस उसके कारण हो रही है, या मैं कह सकता हूं किसी बायोटिक फैक्टर के कारण होती है। बायोटिक या जीवित कारक के कारण अगर हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगा बेटा, रोग कहूंगा। क्या कहूंगा, रोग कहूंगा, ठीक है। या फिर वो हो रहा है किसी एबायोटिक के कारण, दोनों में से किसी से हो रहा है तो उसको रोग कहूंगा। पर अगर ये कोई प्लांट है और इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है जो इसको नुकसान पहुंचाएगी, जो इसको पीड़ा देगी, जो इस पे हानिकारक लक्षण दिखाई देंगे, वो चीज अगर किसी नॉन लिविंग से हो रही है बेटा, यहाँ देखो नॉन लिविंग, स्पेशली मैंने समझाने के लिए लिखा है नॉन, LIVING, नॉन लिविंग। या फिर मैं कह सकता हूं मेरे बच्चा, क्या मेरे काना बेटा, क्या मेरे प्यारे, एबायोटिक कह सकता हूं, ABIOTIC, एबायोटिक कह सकता हूं। या मेरे बच्चा, मैं इसको क्या कह सकता हूं, एबायोटिक के अलावा मैं इसको कह सकता हूं कि भैया आप इसको क्या कह सकते हो, अजीवित कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अजीवित कह सकते हो मेरे बेटा। या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसको, नॉन इन्फेक्शियस, जो क्या करती है, संक्रमण नहीं फैलाती है, नॉन इन्फेक्शियंस कह सकता हूं। अब ऐसी चीजें कौन सी है बेटा,
पोषक तत्व की कमी हो गई, अधिकता हो गई, तापमान हो गया, लाइट हो गई, उसके कारण अगर पौधे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है या उसके अंदर इन सब चीजों के नॉन लिविंग, एबायोटिक, अजीवित, नॉन इन्फेक्शियस, इन सब चीजों के कारण अगर किसी प्लांट के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है कि उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या कहूंगा मेरे बच्चा? दैहिक विकार या डिसऑर्डर कहूंगा मेरे बेटा। आई थिंक सबको सही से दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है मेरे बच्चा। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को बताना, मैं समझा दूंगा दोबारा। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ। दो चीज क्लियर हो गई। डिजीज तो कहेंगे रोग एक हानिकारक प्रक्रम जो लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, पीड़ादायक लक्षण प्रकट करते हैं, हानि पहुंचाता है, फलाना ढीकना रोग हो गया। और डिजीज किसको, डिसऑर्डर किसको कहेंगे? दैहिक विकार। दैहिक मतलब कायिक, शरीर। दैहिक विकार किसको कहेंगे बेटा? डिजीज कॉजेज बाय नॉन इन्फेक्शियस। मैं कह सकता हूं दैहिक विकार उसे कहेंगे जो अजीवित कारकों, या फिर मैं कहूंगा असंक्रामक कारकों, या फिर मैं कहूंगा बेटा नॉन लिविंग एबायोटिक के कारण जो फैलता है उसको क्या कहेंगे? डिसऑर्डर कहेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे कि मोलिबिडेनम, विहिपटेल, ओके। और पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं, तापमान की वजह से जो रोग होते हैं वो होते हैं। ये तो हो गई दो चीज। अब तीसरी बात करते हैं बेटा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार क्लास में? ये जो क्लास है ना वो सबसे हार्ड टॉपिक है और सबसे लॉन्ग चलने वाला टॉपिक है आपके प्लांट पैथोलॉजी का, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं बेटा इसमें। तीसरा शब्द आता है बेटा पैथोजन। बहुत ही धांसू चीज है ये पैथोजन। और आज इस पैथोजन को ऐसा पटक पटक के मारेंगे, ऐसा पटक पटक के मारेंगे। ये वही पैथोजन है जो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कौन है भाई, कहां से आया, कहां को जाएगा, वो। और जाया कहा था? ये पेड़ पे जा रहा था। पेड़ पे जाके क्या कर रहा था? उसको हानि पहुंचा रहा था, मतलब रोग फैला रहा था। तो फैलाने वाला कौन? पैथोजन या रोग कारक मेरे बेटा। पैथोजन या रोग कारक। एनी एजेंट, कोई क्या है? दल्ला है, एजेंट है ये, सॉरी क्या है? एजेंट है बीच का, जो क्या करता है? दैट कॉज डिजीज, दैट कॉज डिजीज, रोग फैलाता है, उसको क्या कहूंगा? पैथोजन कहूंगा मेरे बच्चा। क्या कहूंगा? पैथोजन कहूंगा। जो कुछ ना कुछ मेरे अंगुली किया जा रहा है बार बार, आपको पढ़ने नहीं दे रहा, ऐसा कोई आपका दोस्त है जो आपको पढ़ने नहीं देता, आपके बार बार लगातार उत्तेजना, कॉन्सिनेंस आपके करता है और उससे आपको नुकसान होता है, आपको पीड़ा होती है, आपको हानि होती है, तो उसको बोलना है पैथोजन, निकल जाए यहां से। है पैथोजन, तो वो क्या है? पैथोजन है। कोई ये प्लांट है, स्वस्थ पौधा है, इस पे ये आके भाई साहब रोग फैला रहे हैं, इसको हानि पहुंचा रहे हैं, जो फैलाने वाला है। एनी एजेंट, ये क्या है? एजेंट जी है, एजेंट साहब है। दैट, जो कि कॉज फैलाता है, क्या? डिजीज, रोग फैलाता है, वो क्या कहलाता है? पैथोजन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है मेरे बेटा? पैथोजन कहलाता है। उसके बाद में देखो पैरासाइट। पैरासाइट को बोलते हैं परजीवी, परजीवी। अब पैरासाइट देखो क्या होते हैं, शब्द से समझ में आ रहा है। पैरासाइट या परजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं या उनसे पोषण लेके अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट का सीधा सा उदाहरण दूं, 2-5 आपके ऐसे दोस्त होंगे जो घर से खर्चा अर्चा मंगवाते हैं, उसका तो नशा कर लेते हैं, और जो रोटी पानी कपड़े हैं वो आपके पहनते हैं, आपके रूम पे पड़े रहते हैं, आपका आटा सब्जी गुड़ चीनी सब खत्म कर जाते हैं। आप आलू लाओ तो उनको खा जाएंगे, घिया लाओ तो उसको कोरी खा जाएंगे बिना सब्जी बनाए। वो क्या है? आपके पैरासाइट है बेटा। क्या है? परजीवी है, जो आपके ऊपर पल रहे हैं, आपके ऊपर जी रहे हैं, फ्री का माल देखते हैं दूसरे जीवित जीवों पे। वो भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट, और आपके ऊपर ही थोप दिया आपने। घर से लड्डू ला रहे हैं, घी ला रहे हैं, और अब वो चटका जाता है, तो वो क्या है? एक तरीके से पैरासाइट है। अब देखो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव, दैट, जो कि ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, पोषक लेते हैं किससे? फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवित जीव से क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं मेरे बच्चा? वो कहलाते हैं आपके पैरासाइट कहलाते हैं मेरे बच्चा। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को ऐसे ही पढ़ा दूंगा, प्लांट पैथोलॉजी में मास्टर हूं मैं, एमएससी, ठीक है। तो इस और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे पढ़ाता हूं, पर इसको भी बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मेरे बेटा। ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ गया? एक ऐसा सूक्ष्म जीव बेटा, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो दूसरे जीवित सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहता है, उनसे क्या लेता है? पोषण लेता है। क्या लेता है? पोषण लेता है। अब इसका उदाहरण समझाता हूं मैं बेटा, छोटा सा आपको
ये सपोज देट ये क्या है, ये क्या है, लड़की है, क्या है, लकड़ी, सॉरी लड़की, क्या है, लड़की, जिसको क्या बोलते हो, गर्ल, क्या बोलते हो, लड़की है। और इसके क्या है, बहुत बड़े बड़े बाल है, बहुत सुंदर लड़की है। पर एक दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है बता, इसके बालों में एक क्या है, जू रहती है, क्या रहती है, जू रहती है। और ज्यादा बोलो तो मैं बोल दूं चिचड़ी रहती है, ठीक है। तो ये भी जीवित है, ये भी जीवित है। और ये जू क्या करती है, इसके शरीर से क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, इसके सर से पोषण लेती है। तो ये जू तो क्या हो गई, पैरासाइट हो गई बेटा, क्या हो गई, पैरासाइट। और ये लड़की क्या हो गई, होस्ट हो गई। होस्ट कौन है, जिसका यूज हो रहा है। जैसे आपका दोस्त आपके कमरे पे आता है, किराया आप भरते हो, खाना पीना वो मचका जाता है, तो वो क्या है, आप क्या हो उसके लिए, होस्ट हो। अब सुनो, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ये कौन है, देखो इसकी देख लो पहले, परजीवी वह सूक्ष्म जीव जो दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और दूसरा जो जीव है जिससे ये ले रहा है, वो क्या कहलाता है, होस्ट, या कहलाता है, होस्ट कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है बेटा, होस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है और अपना पोषण लेता है, उसको क्या कहते हैं, अपन होस्ट कहते हैं। एक ऐसा जीवित जीव जिसपे पैरासाइट आके अटैक कर देता है, ये ऊपर वाले भाई साहब, और उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो नीचे वाला क्या कहलाता है बेटा, होस्ट कहलाता है मेरे बेटा। अब आता है साइन या चिन्ह, साइन या चिन्ह। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे बेटा। मजा नहीं आ रहा है तो मैं कैंसिल करूं प्रोग्राम, आई थिंक आ रहा होगा। सिन या साइन या चिन्ह, अब चिन्ह से समझ रहे हो, पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट, पैथोजन और इट्स पार्ट। अब समझना, पैथोजन कौन था, ये मेरा पौधा था, इस पे फैलाने वाला, मैंने शुरू में बताया था कौन, अरे भाई कहां से आया कहां को जाएगा, है मेरे को तो पहचानता नहीं, तेरे घर अखबार नहीं आता, तो वो वाला सीन है। ये कौन है, पैथोजन है। अब ये इस पे आया, इस पे आके इसने कोई ना कोई धब्बा छोड़ दिया, कोई निशान छोड़ दिया, ये इसकी बॉडी का पार्ट है जो आपको दिख गया। लाइक आपके ऊपर चींटी आपसे खा रही है, पोषण ले रही है चींटी, या जू आपके ऊपर पोषण ले रही है, आप हो गए होस्ट, जू हो गई पैरासाइट। जब वो जू है, उसके अंडे या उस जू का काटा हुआ निशान या उस जू की टट्टी या वो खुद जू अगर आपको दिख जाए, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, साइन कहलाएगी। पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट, दैट कॉल्ड साइन या चिन्ह। फिर आता है सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण, जो कि मैंने रोग की परिभाषा में बताया था, क्या कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो क्या करता है, पौधे में पीड़ादायक और लक्षण प्रकट करता है, हानिकारक। सपोज दैट मेरे कोई मधुमक्खी आके खा गई, यहां से पोषण ले गई, मैं हो गया होस्ट, मधुमक्खी हो गई पैरासाइट, और उसका जो डंक है वो क्या है, साइन है। पर जब डंक लगने के बाद मेरे यहाँ पे सोजन आ गई, लाल हो गया, स्वेलिंग हो गई, मेरे दर्द हो रहा है, मैं ऐसे बछीड़ मार रहा हूँ इधर उधर, कभी सरसों का तेल, कभी कोलगेट, कभी कुछ लगा रहा हूँ, तो वो जो मेरे लाल हो रहा है, जो मैं उछल कूद कर रहा हूँ, वो क्या कहलाएंगे, सिम्टम्स कहलाएंगे मेरे बेटा। क्या कहलाएंगे, सिम्टम्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लक्षण कहलाएंगे बेटा। देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन, अब इसमें दो काम हो सकते हैं यार। मधुमक्खी मेरे को खाई तो मेरे बाहर की तरफ सूजन आई, समझना इस चीज को, मधुमक्खी मेरे को खाई तो मेरे बाहर की तरफ सूजन आई, मैं मधुमक्खी को खा जाता गलती से तो मेरे अंदर भी कुछ दिक्कत हो सकती थी, तो अंदर भी लक्षण प्रकट हो सकते थे मेरी कुछ आंत वगैरह में या कुछ भी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है आंतरिक और बाहरिक, आंतरिक और बाहरिक लक्षण। एक्शनल और इंटरनल रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया किसकी प्रतिक्रिया, जब पैथोजन आके उस पर लग गया उसके बाद में जो प्रतिक्रिया हो रही है, और अगर पैथोजन दिख गया तो वो होगा साइन, ठीक है। इंटरनल और एक्शनल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज, एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, पौधे के द्वारा आंतरिक या बाह्य प्रतिक्रिया जो वो दे रहा है, जो कि रोग लगने के उपरांत हो रही है या पैथोजन के आने के बाद, जो आंतरिक और बाहरी लक्षण वो प्रकट करता है, आंतरिक और बाहरी जो अपन कह सकते हैं प्रोसेस जो है, रिएक्शंस जो हैं उसके, उनको अपन क्या कहेंगे, लक्षण कहेंगे बेटा। समझ में आ गया।
लक्षण या सिम्टम किसे कहेंगे, साइन किसे कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूं मैं। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं यार। ये मैं जब तक पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा तब तक रोजाना समझाता रहूंगा। सिंड्रोम किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण एक साथ प्रकट हो रहे हैं, उल्टी, दस्त, एलर्जी, ठीक है, बुखार, ये सारे एक साथ मेरे इफेक्ट हो गया तो उसको क्या कहूंगा, सिंड्रोम कहूंगा मैं। क्या कहूंगा, सिंड्रोम। ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम किसको कहेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस उत्पन्न हो रहे हैं, किसके बाद में, एज द रिजल्ट ऑफ डिजीज हो रहे हैं। और बहुत सारे एक साथ लक्षण प्रकट हो रहे हैं पौधे में, उत्तक भी जल गए, सूखा हो गया, पीला हो गया, तो उसको क्या कहूंगा, एक साथ बहुत सारे लक्षण, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाएगा मेरे बेटा। क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाएगा बच्चा। समझ में आ रहा बच्चा। तो यार बच्चा एक काम करो, जितने भी यार दोस्त क्लासमेट्स हैं जो भी कॉलेज के ग्रुप में, सब में शेयर कर दो, क्लास को एक लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। आगे पढ़ते हैं बेटा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस क्लास में। है इन्फेक्शन, आगे पढ़ते हैं अपन, क्या, इन्फेक्शन। अभी बहुत चीजें हैं, बहुत सारी, बड़ा मजा आएगा इस क्लास में, मेरे को खुद को बड़ा मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा आई थिंक। भूलना नहीं है, मैं जब भी क्लास पढ़ाता रहूंगा कभी भी मैं बीच में खड़ा करके पूछ लूंगा, हाँ भाई क्या होता है बता, नहीं बताएगा तो रैप्टे मारूंगा कान के जस्ट इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, नीचे कान पे नहीं मारूंगा, पर्दा फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहाँ मारूंगा बेटा, नीचे वाले पोर्शन पे मैं रैप्टे मारूंगा तुम्हारे, ठीक है। तो रैप्टे कहां है तो मत बताना, नहीं तो पढ़ लो। इन्फेक्शन या संक्रमण, इन्फेक्शन या संक्रमण किसे होते हैं, ये शब्द मैंने थोड़े थोड़े समझा दिए। पैथोजन जब आएगा फर्स्ट टाइम इस पे अटैक करेगा, इससे संपर्क बनाएगा, इसके अंदर घुसेगा, उसी को बोलेंगे इन्फेक्शन। जैसे कोरोना के टाइम अपन क्या कहते थे, मास्क पहनते थे, मास्क पहनते थे। अब समझना, कोरोना वाली चीज को समझना, वो जो कोरोना का जो वायरस था वो कौन था, पैथोजन था बेटा। कौन था, पैथोजन था। और अपन क्या थे, स्वस्थ पादप या एक हेल्थी ह्यूमन था। जब वो आता था वो उसका इन्फेक्शन नहीं, इसलिए अपन क्या, मास्क बांधते थे। और मास्क क्यों बांधते थे, क्योंकि वो अटैक करता था सेंसिटिव, जैसे सांस के माध्यम से अंदर चला गया, मुंह के माध्यम से, अपने हाथ हाथ नाक के ना लगे, वो ऐसे सेंसिटिव एरियाज पे न जाए, इसलिए मास्क बांधते थे इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो अब समझ गए होंगे इन्फेक्शन क्या है। देखो, पैथोजन का होस्ट पर आना, पैथोजन का, पैथोजन हो गया कोरोना वायरस, होस्ट हो गए आप, वो आप पे आ गया पर आपके अंदर नहीं घुस सकता है, आपके टच में नहीं आया, इसलिए अपन क्या करते थे, मास्क पहनते थे। और टच में आने को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। सपोज दैट मेरे जुकाम हो रहा है, बढ़िया सैंडा आ रहा है, मेरे देसी घी आ रहा है, रैप्टा आ रहा है मेरे, और फिर मैं जोर जोर जो है छी छी कुछ कुछ की आदत होती है, बार बार शल्ड शल्ड करते रहते हैं, दूसरों को और जुकाम लग जाता है, उससे लग जाता है ना। तो होता क्या है, वो जो जुकाम का जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो भी है पैथोजन है, वो क्या करता है, जब वो छी ऐसे कर रहा है, छींक रहा है, तो बारीक बारीक जो थूक की बूंदे हैं, जो लिक्विड की बूंदे हैं, वो अपन बात करते टाइम दूसरे के मुंह तक ट्रांसफर हो गई, और ट्रांसफर हो गई तो वो उसके अंदर चली गई, उसके अंदर जाते ही क्या हुआ, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद में क्या हुआ, इनोविजन, इनोविजन से क्या हुआ, इनोकुलम, और इसका रिजल्ट क्या होता है, डिजीज। अगले को भी जुकाम लगा दो, पैरासिटामोल लेने को मजबूर कर दो, ठीक है। तो पैथोजन का होस्ट पे आना, या फिर मैं कह सकता हूं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थायित्व, या मैं कह सकता हूं स्थापित होना, स्थापित होना, समझना। ये क्या है, होस्ट, ये क्या है, पैथोजन। ये आ रहा है किसी के माध्यम से, किसी के माध्यम से आ रहा है, उसको क्या कहूंगा, वेक्टर। ये क्या करने आ रहा है, रोग फैलाने आ रहा है। और ये आके फर्स्ट टाइम इस पे आके टच हो गया, इसके इसके कस दिया मैंने इसको, कसना मतलब अंदर घुस गया, पर इसके ऊपर आके बैठ गया मतलब इन्फेक्शन, इसके संपर्क में आ गया, इसके ऊपर आके स्थापना कर ली, उसको इन्फेक्शन बोलूंगा मेरे बेटा। अब देखो इनोविजन, इनोविजन क्या होता है, सेपरेट ऑफ पैथोजन, ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। यहाँ पे आ तो गया भाई साहब, टच तो हो गया आके पौधे के, पर अब पौधे के अंदर खुद का स्थायित्व बना रहा है, खुद का मजबूत कर रहा है, खुद को, खुद की ग्रोथ कर रहा है। ये देखो, ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। होस्ट प्लांट के अंदर अगर पैथोजन आके आ गया, उसको तो बोलेंगे इन्फेक्शन। आने के बाद खुद को बढ़ा रहा है, उसको बोलेंगे इनोविजन। इसके बाद में इनोकुलम, क्या बेटा, इनोकुलम, पार्ट ऑफ द पैथोजन विच कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द होस्ट एंड कैपेबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग इन्फेक्शन। संपर्क में आते ही, मधुमक्खी है मेरे ऊपर आके बैठ गई, इसको बोलूंगा इन्फेक्शन, राइट। उसने डंक तैयार कर दिया और डंक मेरे अंदर घुसा दिया, उसको बोलूंगा मैं इनोविजन। यहाँ पे आके खुद को मजबूत कर लिया, और उस डंक को घुसाने के बाद उस डंक के माध्यम से जो चीजें थी उनको वो आगे बढ़ा रहा है, मेरे अंदर घुसा रहा है, उसको बोलूंगा इनोकुलम बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, इनोकुलम बोलूंगा। आगे चलू, आगे आ जाओ भाई।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? पानी पी लेता हूं मैं। बेटा यकीन मानो मेरा, जो आपकी 6 महीने का सेमेस्टर की पढ़ाई है ना, पूरी पढ़ाई, वो मैं ऐसे ही 6 या 7 क्लास मैं खूब, अगर खूब जोर से अगर बात करो ना, तो मुश्किल से मुश्किल 8-10 क्लास, 10 क्लास में पूरे साल की पढ़ाई को आपको बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा बेटा। बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको करवा दूंगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से समझा रहा हूँ, आई थिंक कोई नहीं समझाएगा कॉलेज में तुम्हें। अब पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा यार, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं कोई पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मेरे को मजा आता है, मेरे को आपसे लगाव है, तब मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। मेरा खुद का गला दुख जाता है रिकॉर्डेड क्लास में मैं कंटिन्यू 50-50 मिनट बोलता हूँ तब। आगे बात करते हैं। पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी, अब देखो वही वो शब्द घूमेंगे। पैथोजेनेसिटी क्या होती है देखना अब। पैथोजेनेसिटी या रोग जनकता, पैथोजन की रोग फैलाने की क्षमता व गुणों को पैथोजेनेसिटी कहते हैं। मधुमक्खी आ तो गई, कितनी जोर से मेरे को खा सकती है, कितना मेरे को इफेक्ट कर सकती है, कितनी उसमें पावर है, कितनी उसमें क्षमता है, उसको क्या कहूंगा? पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी, पैथोजन, देखो उसको पकड़े रहो, पैथोजन उसकी परिभाषा में जो शब्द बताया था उस शब्द को पकड़े रहो, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। पैथोजेनेसिटी देखो, कैपेसिटी और एबिलिटी। कैपेसिटी का मतलब बेटा क्षमता, और एबिलिटी उसकी क्या? एबिलिटी उसकी योग्यता ऑफ पैथोजन टू कॉज द डिजीज, टू कॉज द डिजीज। आपका जो दोस्त है आपको जो नुकसान पहुंचाता है, उसमें कितनी ताकत और कितनी उसमें योग्यता है कि आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी जो क्षमता और योग्यता है उसको क्या कहेंगे? पैथोजेनेसिटी कहेंगे। PATHO, पैथो, JENI, जेने, CITY, पैथोजेनेसिटी, पैथोजन की रोग, रोग फैलाने वाले रोग कारक की वह क्षमता, जो क्षमता और योग्यता जो रोग फैलाने के लिए यूज होती है, उसको क्या कहेंगे? पैथोजेनेसिटी कहेंगे। पैथोजन की रोग फैलाने की क्षमता व गुणों को पैथोजेनेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ पैथोजन दैट कॉज डिजीज। ओके बेटा, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है मेरे बेटा? आगे चलते हैं। पैरासाइट किसे कहेंगे? अब देखो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा मजा। पहले हमने पढ़ा था परजीवी। क्या पढ़ा था? परजीवी। अब क्या आ गया बेटा? परपोषी आ गया। क्या आ गया? परपोषी आ गया। परपोषी या बायोट्राफ, परपोषी या बायोट्राफ किसे कहेंगे? देखो अब ये बायोट्राफ टर्म किसने दी थी वो भी मैं आगे बताऊंगा, आपको पता है तो आप कमेंट करो। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट। अभी ऊपर पढ़ा हमने परपोषी और परजीवी दोनों। अब देखो परपोषी और परजीवी एक बार फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो टर्म है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में, समझना। परपोषी मतलब जू, और परजीवी मतलब बताओ, परपोषी परजीवी दोनों। और एक होता है क्या? क्या? अरे भाई जिसके ऊपर रहते हैं, नहीं समझे? जू किसके ऊपर रहेगी? आपके ऊपर रहेगी। या मैं कह सकता हूं मैना, कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है जिसका नाम है क्या? राजेश। राजेश के ऊपर रहेगी जू। तो ये तो क्या होगा? पैरासाइट। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? होस्ट। अब इस टर्म को समझने के लिए ये दोबारा चाहिए होंगे अपने को। पैरासाइट क्या होता है? बायोट्राफ। पैरासाइट या बायोट्राफ ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? जो क्या होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दूसरे जीवित जीव के ऊपर रह के पोषण करता है। तो एक तो होता है ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट या अविकल्पी, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। शब्द से समझ में आ रहा है? अविकल्पी। क्या? अविकल्पी। उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्लान या बैकअप नहीं है, बिल्कुल लॉयल होता है वो, ठीक है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ओनली फ्रॉम लिविंग होस्ट, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लिविंग, केवल जीवित जीवों से ही पोषण लेता है। जू है, जैसे ही आप मरोगे आपके शरीर से निकल के चली जाएगी, जीवित जीव से ही पोषण ले सिर्फ। मर गया तो भूखी मर जाऊंगी पर मरे हुए आदमी से खून नहीं पीऊंगी। जू का ये स्टेटमेंट था। जू का क्या स्टेटमेंट है?
कि मैं जिंदे आदमी से ही पोषण लूंगी, मर गया तो मैं नहीं लूंगी, चाहे मैं भी मर जाऊं भूखी, पर मैं मरे हुए आदमी से नहीं लूंगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा जिंदा आदमी चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? अविकल्पी परजीवी कहलाएगी, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट कहलाएगी मेरे बेटा। क्या कहलाएगी? ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, ओनली फ्रॉम लिविंग होस्ट, केवल जीवित जीव से ही पोषण ले सकती है। दूसरा है इसका प्रकार फैकल्टेटिव, तेरी तरह मेरी तरह विकल्पी परजीवी, फैकल्टेटिव या विकल्पी परजीवी, फैकल्टेटिव या विकल्पी परजीवी फ्रॉम लिविंग होस्ट इन एब्सेंट ऑफ नॉन लिविंग। ये क्या करेंगे? जिंदा मिल गया तो ठीक है, नहीं मरे हुए से भी खा लूंगा मैं तो। जैसे शेर है, शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, तो वो क्या है? उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है, अविकल्पी परजीवी हो गया। पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो घास भी खा लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हो? फैकल्टेटिव पैरासाइट या विकल्पी परजीवी वो होते हैं जिनको अगर जिंदा लिविंग चीजें नहीं मिले तो वो नॉन लिविंग से भी अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? विकल्पी परजीवी कहलाते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मृतोपजीवी। अब आते हैं एक सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट भी दो प्रकार के होते हैं। पैथोजन दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, मरे हुए से या नॉन लिविंग से ही हमेशा पोषण लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट। ये भी दो प्रकार के आते हैं। एक ऐसे आएंगे जो सिर्फ मरे हुए से ही लेंगे, उसको बोलेंगे अविकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी मृतोपजीवी या ऑब्लिगेटेड सैप्रोफाइट। मैं बैठ जाता हूँ यार, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। बैठे बैठा समझा देता हूँ मैं आपको। अब मेरी हाइट कम है, बैठने के बाद तो कैमरे में नहीं आ रहा, शिट। कोई बात नहीं, टेबल बड़ी कर लेंगे। कोई नहीं, खड़ा खड़ा समझा देता हूँ बेटा मैं। उसमें हमने पढ़ा कि जीवित जीवों से लेते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइट, और मरे हुए से लेते हैं उसको बोलते हैं स्पेरोफाइट। स्पेरोफाइट या स्पेरोफाइट, सॉरी स्पेरोट्राफ या मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वो जो देखो पैथोजन दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मटेरियल से पोषण लेगा अपना जीवन यापन करने के लिए। पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? जो सिर्फ मरे हुए से ही लेगा, छोटा हो गया, जो सिर्फ अविकल्पी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर उसको कोई नॉन लिविंग नहीं मिला न्यूट्रिएंट्स के लिए तो वो खुद भी मर जाएगा। ऑब्लिगेटेड स्पेरोफाइट, अविकल्पी मृतोपजीवी फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल ओनली, ओनली नॉन लिविंग से ही ये लेगा। पर दूसरा है फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट, उसकी तरह ही विकल्पी परजीवी कौन से थे? कौन से थे? जो सिर्फ जीवित जीव से ले रहे थे, है ना, अविकल्पी। और विकल्पी कौन से थे? जो जीवित से ले रहे हैं, पर अगर वो नहीं मिले तो मृत से भी ले लेंगे। इसमें भी सेम चीज है, अविकल्पी मृतोपजीवी केवल मृत से ही लेंगे, और विकल्पी मृतोपजीवी अगर मृत नहीं मिला तो जिंदे से भी ले लेंगे पर मरेंगे नहीं। अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड आता है, क्या आता है बच्चा? इंक्यूबेशन पीरियड। इसको समझना, इंक्यूबेशन पीरियड को समझना आप। टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। टाइम गैप, मधुमक्खी आई, आके मेरे ऊपर बैठी, डंक मारी, उसके बाद में जो मैं उछल कूद कर रहा हूं, डंक मारने से लेके उछल कूद के बीच का जो टाइम, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये समझना, टाइम गैप, समय अंतराल, किस किस बिटवीन, दो चीजों के बीच में, इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। सिम्टम मैंने बताया था लक्षण, आंतरिक या बाहरी जो रिएक्शन थे उनको सिम्टम बोलते हैं अपन। तो कोई भी पैथोजन जब आके, ऐसा तो नहीं प्लांट पे आ जाके बैठा कल ही प्लांट सूख जाएगा, नहीं, आ जाके बैठा है प्लांट के ऊपर, धीरे धीरे वो उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाएगा, सारी चीजें करेगा। 20 दिन बाद अपन देखेंगे कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है, पौधा नीचे से सूखता हुआ आ रहा है। तो जो वो जिस दिन आया था उस दिन से लेके जिस दिन पौधा सूखना स्टार्ट हुआ, उसके बीच का जो टाइम, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं बेटा। इंक्यूबेशन या शयन पीरियड बोलते हैं। टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो चीज आती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। इनको जिंदगी में, मैं कह रहा हूं पीएचडी में चले जाना, चाहे प्री पीजी में, कहीं पे भी चले जाना, ये चीजें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब समझना क्या होती है। पहली चीज है बेटा हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेस, प्लेस याद रखना, प्लेस का मतलब होता है, मैं कह सकता हूं स्थान, स्थान या पैलेस। मैं समझाने के लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझाने के लिए ट्रिक। हाइपरप्लेशिया क्या होता है? देखो, एक्सक्लूसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अचानक, आकस्मिक और भारी वृद्धि होती है, किसके कारण होती है? नंबर ऑफ सेल्स के कारण। तो ऐसे एक चीज समझना कि स्थान जो है,
स्थान क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। स्थान क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे का मतलब संख्या में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं ये याद रहेगा कि कोई भी प्लांट, कोई भी टिश्यू जिसके अंदर एक्सपेंसिव या एक्सक्लूसिव और एबनॉर्मल, अचानक से, आपने वो हाथी पांव रोग पढ़ा था, आपने बायोलॉजी में किताब पे देखा होगा, एक टेबल पे बैठी हुई लेडी होती है, उसका इतना मोटा पैर रहता है, इतना मोटा पैर, वो किस कारण होता है, हाइपरप्लेसिया के कारण। हाइपरप्लेसिया कैसे, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल और एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो जाती है किसकी, सेल्स की, नंबर ऑफ सेल्स, वहां पे कोशिकाएं बढ़ जाती है, दम 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 दम, बहुत सारी कोशिका हो जाती है, तो वो रोग हो गया। ठीक है, अब समझना इस चीज को, फिर से समझा रहा हूं मैं। एक्सक्लूसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज, ग्रोथ होती है ड्यू टू, किसकी वजह से, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, इन द नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो भी इफेक्ट दिखाई देता है अचानक वृद्धि के कारण, उसको हाइपर प्लेसिया बोलते हैं। तो इसको याद ऐसे रखना, पेलेस, हाइपर पेलेस, पेलेस मतलब स्थान तो खूब सारे हो सकते हैं, खूब सारे मतलब संख्या में, नंबर में, तो जहां पे भी हाइपर प्लेसिया, पेलेस, खूब सारे मतलब कोशिकाओं में वृद्धि हो गई खूब सारी, उसको हाइपरप्लेशिया कहते हैं। दूसरा आता है हाइपरट्रॉफी, क्या आती है, हाइपरट्रॉफी, ये देखना, एक्सक्लूसिव एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज साइज। अब इसको ऐसे समझना, ट्रॉफी जो होती है बेटा, ट्रॉफी जो आपको मिलती है किसी भी गेम में, किसी भी विजेता को, तो ट्रॉफी एक ही रहती है, या तो छोटी या बड़ी, या तो छोटी या बड़ी, ट्रॉफी एक ही रहेगी। तो छोटी या बड़ी आकार में हो सकती है, तो इसको ऐसे समझना, हाइपरट्रॉफी का मतलब है कोशिका के आकार में वृद्धि। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, हाइपर का मतलब होता है क्यों हाइपर हो रहा है, इतना क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों छड़ रहा है, तो हाइपर, हाइपर का मतलब हो गया साइज, बढ़ना, और किसके कारण, साइज ऑफ सेल्स। समझ गए, मैं थक गया यार, तुम समझे या नहीं समझे, क्योंकि इससे पहले भी रेगुलर मैंने 2 क्लासें कर ली दूसरे सब्जेक्ट की, आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज वाली, अब बोलने की हिम्मत ही नहीं बच रही, गर्मी ऊपर से इतनी। छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ, कीबोर्ड दिख रहा है, इतने सारे बटन है, और बटनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, हाइपरप्लेशिया। नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, हाइपरप्लेशिया। और अगर मैं करूं कि कीबोर्ड ही बड़ा हो जाए, साला कीबोर्ड ही बड़ा हो जाए, साइज ही बड़ा हो जाए सेल का ही, पूरी कोशिका का ही, तो हाइपरट्रॉफी। 2 उदाहरण मैंने इसको दे दिए। ट्रॉफी जो होती है वो एक ही होती है, या छोटी हो या बड़ी हो, मतलब आकार में छोटी बड़ी हो सकती है, तो सॉरी, लाइट जाके आई है ना, कोई बात नहीं। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया अपन पढ़ रहे हैं। हाइपरप्लेश मतलब संख्या, प्लेस बहुत सारे हो सकते हैं, संख्या में वृद्धि, हाइपरप्लेश। और हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब पता है, साइज में वृद्धि। मैं एक बार कैमरा सेट, बोर्ड को सेट कर देता हूँ, रुको, चल जा भाई चल जा, वहीं से चल जाएगा क्या, वेट ए मिनट, बंद मत करना बेटा क्लास, मैं उसको वापस से वहां पे सेट कर देता हूँ, आप तब तक रिवाइज करो, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी बेटा, क्या, एक सेकेंड, ये क्या हुआ बोर्ड, हाँ हाँ आ गया आ गया, 1 मिनट बेटा, स्किप मत करना, बंद भी मत करना, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स बच रहे हैं अपने, वो भी अपने को पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, मैं निकाल लेता हूँ, वो पीडीएफ कहाँ गई, नो विंडो अवेलेबल, व्हाट यू मीन, कोई बात नहीं, मैं खोल लेता हूँ बेटा उसको दोबारा से, लाइट चली गई, इस वजह से ये दिक्कत हुई है अपने को, 1 मिनट लगेगी बेटा, 1 मिनट, आवाज तो आ रही है ना मेरी। हाइपर प्लेस, प्लेस मतलब संख्याओं में, नंबर ऑफ सेल्स, और हाइपरट्रॉफी मतलब साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल मतलब नंबर ऑफ ट्रॉफी, नंबर ऑफ ट्रॉफी, पैथोजन थर्ड। चलो शुरू करते हैं, बीच में चली गई ना तो दिक्कत हुई, दोबारा से खोलना पड़ गया पीडीएफ को। हाँ, तो हाइपरप्लेशिया मतलब कोशिकाओं की संख्याओं में असामान्य वृद्धि, और हाइपरट्रॉफी मतलब कोशिका के आकार में अनियमित वृद्धि। उसके बाद में आता है वेक्टर, इंडिविजुअल दैट ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम वन पेलेस टू
अनदर पैलेस, वन पैलेस टू अनदर पैलेस। वेक्टर या वाहक किसको कहेंगे? देखो ये पैथोजन था, ये पौधा है, अब ये वायरस है, ये जीवाणु डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, किसी न किसी के बेट के ऊपर आएगा या किसी के माध्यम से आएगा, उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? वेक्टर या वाहक। इंडिविजुअल दैट ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब स्थानांतरण करता है। पैथोजन ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। इस पैथोजन भाई साहब को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पहुंचाने वाला आदमी है उसका नाम क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। रोग कारक को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने वाला या पहुंचाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वेक्टर कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। आगे देखो, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, वेक्टर का उदाहरण है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई जो है ना, येलो वैन मोजेक वायरस है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है व्हाइट फ्लाई। उसके बाद में है इटियोलेशन या पांडुरिता, दिख रहा है? इटियोलेशन या पांडुरिता किसको कहते हैं? पांडुरिता। येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, पौधों में प्रकाश की कमी से। कोई भी पौधा है उसकी पत्तियां हल्की हल्की पीला हो गई, जो अंदर पड़ा रहता है अपने होल के अंदर, गैलरी में, बालकोनी में, जिसको सही से धूप नहीं मिल पाती, उस पौधे के अंदर धूप की कमी से पत्तियों का पीला हो जाना क्या कहलाता है? येलोइंग ऑफ, yellowing in plants due to absence, yellowing in plants due to absence of light। पौधे में प्रकाश की कमी के कारण जो पीलापन आता है उसको पांडुरिता बोलते हैं। एक होता है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस या हरितहीनता, पौधों के अंदर किसके कारण? क्लोरोफिल या मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का सबसे मुख्य अवयव क्या है? मैग्नीशियम है, एमजी है, एमजी मैग्नीशियम। ठीक है, ये देखो येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, पौधों के अंदर क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण पीलापन आता है, उसको पर्णहरित हरिमहीनता या क्लोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोसिस बोलते हैं। क्लोरोसिस किसे कहते हैं? येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू क्लोरोफिल की कमी के कारण। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का मुख्य अवयव होता है मैग्नीशियम। देखो पौधे दो प्रकार से पीले हो सकते हैं। ये पौधे की पत्ती है, ये अगर प्रकाश की कमी के कारण या लाइट की कमी के कारण अगर हल्का पीलापन आ रहा है तो इसको पांडुरिता या क्या बोलूंगा? इटियोलेशन बोलूंगा। पर अगर इसके अंदर जो क्लोरोसिस है वो वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, उसके कारण अगर पीलापन आ रहा है तो इसको क्लोरोसिस बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? क्लोरोसिस बोलूंगा इसको। क्या बोलूंगा? क्लोरोसिस। उसके बाद में आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? उत्तकक्षय। क्या बोलते हैं बेटा? नेक्रोसिस को उत्तकक्षय। ये आप सबको पता ही है उत्तकक्षय क्या होता है, उत्तकों की मौत। उत्तक यानी टिश्यू। देखो लोकेटेड, लोकलिस्टेड डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, कुछ विशेष जगहों पर कोशिकाओं पर उत्तकों की मृत्यु होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। ये पढ़ा भी हमने नेक्रोसिस। पत्ती है, ये पूरी पत्ती है और इस पत्ती पे ऐसे गोल गोल यहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ, या यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल छेद सा हो गया, यहाँ से जड़ गई इतनी सी जगह से, तो अब ये पूरी पीली नहीं हुई, ना तो ये पांडुरिता हुई, ना ही क्लोरोसिस हुआ। ये क्या हो गया बेटा? अच्छा कैमरा अटक गया क्या बेटा? यार ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? वेट ए मिनट भाई, एक चीज सही करो दूसरी चीज खराब हो जाती है। एक चीज सही करो दूसरी चीज खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, ये तो टाइम पे देख लिया मैंने, फिर भी हम्म चल गया क्या? नहीं चला क्या? अटका हुआ ही रह गया? चलो क्लास तो वैसे भी अपनी एंड होने वाली है, एक बार देख लेते हैं, चल जाए तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, मतलब फिर दूसरी क्लास में कोशिश करेंगे। आई थिंक चल जाना चाहिए। अब देख लो, आप कहते तो, पर इतना आसान नहीं है बेटा क्लासेस वगैरह करना। क्लासेस वगैरह करना इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। कैमरा चला गया, लाइट बीच में चली गई थी। आ गया, आ गया, ठीक है। चलो नेक्रोसिस पढ़ा रहा था मैं, क्लोरोसिस हमने पढ़ लिया था। नेक्रोसिस क्या होता है? लॉक लिस्टेड डेथ।
मतलब स्पेशल विशेष जगह पे क्या होती है, उत्तकों की जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं बेटा। उत्तक क्षय, उत्तक मतलब क्षय मतलब नुकसान, टिश्यूज। लॉक लिस्टेड का मतलब है जैसे ये पूरी पत्ती है, पूरी पत्ती ना जल के एक इतने से हिस्से पे यहाँ के उत्तक मर गए तो उसको क्या बोलूंगा, नेक्रोसिस बोलूंगा बेटा। लिस्ट, लॉक लिस्टेड मतलब विशेष जगह पर डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, कोशिकाओं व ऊतकों की मृत्यु हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं बेटा। फिर आता है पैथोवार या पीवी, ए सब डिवीजन ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया विच पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ जीनस ऑफ प्लांट्स। वे विशेष जीवाणु समूह जो विशेष पौधों या वंश को ही रोगग्रस्त करते हैं उसको पैथोवार बोलते हैं। जेंथोमोनास है, जैसे जेंथोमोनास एक्सोपीडी हो गया, जेंथोमोनास सिट्राई हो गया, वो क्या करते हैं, ये जो जेंथोमोनास सिट्राई हो गया जैसे, तो वो सिर्फ नींबू पे ही रोग फैलाएगा, अगर वो आम पे चला गया तो आम पे रोग नहीं फैलाएगा। तो वो क्या होते हैं, पैथोवार या पीवी कहलाएंगे। पैथोवार या पीवी कौन से कहलाएंगे, ऐसे विशेष जीवाणुओं के या पौधे रोग जो विशेष समूह होता है, ग्रुप होता है, जो उनकी जो प्रजाति है सिर्फ उसी के रोग फैलाएंगे, दूसरे के रोग नहीं फैलाएंगे, वो पैथोवार कहलाते हैं। तो बेटा ये 55 मिनट की क्लास हो गई, मेरे को जितना समझ में आया है, जितना मैं समझा सकता था उतना अच्छे से मैंने पढ़ाया है आपको। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो भी अपन पढ़ सकते हैं, हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रोफी के अलावा भी। पांडुरिता हो गई, वाहक हो गया, और जब अपन रोग पढ़ेंगे ना उस टाइम पढ़ लेंगे। कुछ चीजें हैं वो मैं पढ़ा सकता हूँ अभी भी, चलो मैं ट्राई करता हूँ बताने की, क्योंकि वो चीजें आपके काम आएगी बेटा। अब आपने नाम सुना होगा किसका, एक सेकेंड है ना, एक मिनट। हाँ अब अपन बात करते हैं किसकी, आपने नाम सुना हो तो, स्मट या कंड रोग, स्मट या कंड रोग। हाँ स्मट या कंड रोग की बात करते हैं। पौधे के ग्रसित भागों पे काला चूर्ण, चारकोल की तरह काला चूर्ण जो हो जाता है उसको स्मट या कंड रोग बोलते हैं, स्मट या कंड रोग बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मर्दुल रोमिल आशिता। मर्दुल रोमिल आशिता की बात करें तो पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर कपाशी कवकीय वर्दी जो हो जाती है उसको मर्दुल रोमिल, मृदुल मतलब क्या होता है, मृदुल बिल्कुल क्या सॉफ्ट। रोमिल मतलब होता है बाल, रोमिल। आशिता का मतलब होता है वृद्धि। तो पत्ती के नीचे की सतह, ये कोई पत्ती है, इसकी पत्ती के नीचे की सतह पर रुई के, बिल्कुल कपास जैसे रुई जैसे आती है ना, रुई के जैसे रेशे आते हैं, वैसी क्या होती है, कवकों की वृद्धि हो जाती है, उसको मर्दुल रोमिल आशिता बोलते हैं। पौधे के अंदर से या दाने के अंदर से अगर काला चूर्ण निकल रहा है तो उसको स्मट या कंड बोलते हैं। उसके बाद में चूर्णिल आशिता या छाछा रोग, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, ये निचली सतहों पे होगी तो मर्दुल रोमिल आशिता बोएंगे, और ऊपरली सतहों पर हो गई अगर व्हाइट कलर की कवकीय वृद्धि, कवकीय वृद्धि अगर ऊपर की सतह पे होगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, चुन्नी लासिता या पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग। डाउनी मिल्ड्यू वो था, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्तियों के ऊपरी सतह पर सफेद चूर्ण जैसी वृद्धि हो जाती है, उसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है झुलसा या ब्लाइट, अंगमारी, BLIGHT, ब्लाइट या झुलसा रोग या अंगमारी रोग। कौन सा आता है बेटा, झुलसा या अंगमारी रोग। अंगमारी रोग में क्या होता है, पौधे के अंग जैसे पत्ती तना आदि क्या होते हैं, सामान्यतः सूख कर इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्लाइट या झुलसा रोग, झुलस जाते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। स्केब, पौधे के अंगों पर खुरदरा वो पपड़ी आना, स्केब एक शब्द आता है स्केब, जो आगे डिजीज पढ़ेंगे तब, पौधे के अंग पे या पत्ती पे क्या पपड़ी आ जाती है और खुरदरा आ जाता है, उसको बोलते हैं स्केब। ये जो अपन कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी थे वो सारे मैंने आपको ढंग से समझा दिए बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, पैथोजन, जो अपने ये है ना, डिजीज क्लासिफिकेशन और डिजीज साइकिल, डिजीज ट्रायंगल, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके बैक्टीरिया, वायरस और कवक, इन तीनों के बारे में पढ़ के पैथोलॉजी खत्म आपकी, यही पैथोलॉजी है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार में समझ में नहीं आए तो स्पीड बढ़ा लेना, दूसरी बार में 2 बार इस क्लास को देखना और ढंग से देखना, मैं कह रहा हूं समझ में भी आएगी और आगे काम में भी आएगी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी मेहनत हमने करी है तो उम्मीद करता हूँ मैं क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एक प्यारा सा लाइक कर देना,
और कमेंट करके जाना। और जिसने एंड तक क्लास देखी है वो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और कुछ ना कुछ ऐसा लिख के जाना कि हाँ सर मैंने एंड तक देखी है या मजा आ गया। ऐसे जो लिख देगा ना कि बहुत शानदार सेशन था, बहुत शानदार क्लास है, तो मैं समझूंगा उसने एंड तक क्लास देखी है और उसको समझ में आया पूरा। थैंक यू सो मच भाई लोगों, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लासेस आपकी हो रही है, प्लस आपके लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा दिया है। एंटो की बहुत जल्दी होने वाली है और पैथो की मैं ले ही रहा हूं। अब बच रहा है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, उसकी भी मैं बहुत जल्द क्लासें पूरी करवा दूंगा। मिक्स क्लासें करूंगा, एक एक टॉपिक को नहीं, 4-5 टॉपिकों को एक क्लास में कवर करेंगे। वैसे करके 5-7 क्लास में अपन खत्म कर देंगे, पर पूरा करवा दूंगा फ्री में। बस एक चीज है, बहुत जल्द 176 के हो रहे हैं, इनको 200 के करवा दो यार। कितने? 200 के। ठीक है, बाकी सभी को थैंक यू सो मच, लव यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।